उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयापानः भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाने से केवल जहर बढ़ता है, ये हमारे ग्रंथों ने कहा है। और देखिए वो कैसे चरितार्थ होता है, वो आपको दिखाऊंगा। सांप को दूध ना पिलाया जाए, ये गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अमेरिका सुन नहीं रहा। ये पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं। और जो दूध पिला रहा है उसकी बांह भी डसी जा चुकी है। 9/11 उसका गवाह है, लेकिन उसको शायद वो भी विस्मृत हो गया है। ये खबर देखिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना में तबाही की तस्वीर देखिए। टीटीपी के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। टीटीपी ने पाकिस्तान के 4 सैन्य वाहनों पर किया कब्जा। टीटीपी ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा। खुर्रम इलाके में टीटीपी का लगातार तीसरे दिन ऑपरेशन। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऑपरेशन इधर और तेज हो गए। हालांकि उसने सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दी है वहां मुनीर की आर्मी को, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके हमले और भी ज्यादा इंटेंस हो गए हैं। जब से ये बात सामने आई है कि अब असीम मुनीर असीम ताकतवर हो गया है और उसने ये कहा कि अफगानिस्तान को किसी एक को चुनना होगा, पाकिस्तान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। अगली खबर देखिए। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में बड़ा हमला। राजधानी क्वेटा में बड़ा हमला, पाकिस्तान की सेना पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक। हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। बलोच लिबरेशन आर्मी ने घात लगाकर किया अटैक। पीएलए ने यहां कैसे हमला बोला, मैं आपको हर दिन लगभग अड़ी में यह दिखा रहा हूं। जब हम कहते हैं अड़ी हमें देश की पड़ी, सबसे पहले देश को साजिशों से बचाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा साजिशें देश के खिलाफ जो होती हैं वो पाकिस्तान से होती हैं। और पाकिस्तान में जो गतिविधियां हैं उन पर बारीक करीबी निगाह बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं पाकिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है। यहां देखिए, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं क्या कर रहा है। और इधर देख लीजिए जरा, ये है बलोच लिबरेशन आर्मी जो कह रही है कि अब पाकिस्तान के आर्मी के हुक्मरानों की हम और ज्यादा गुलामी झेलने के लिए तैयार नहीं। बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ एडवोकेट जहांगीर कलहोरो जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान से चंद सेन वॉइसेस जो मैं सुनता हूं, वो जो सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं, उनमें से एक जहांगीर कलहोरो। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस उनसे बातचीत करने में रहा है, बहुत बैलेंस और बहुत सच्चाई के साथ अपनी बातें रखते हैं। जावेद गफ्फारी लेकिन कुछ ही देर में जुड़ेंगे और आपको यह दिखाई देगा कि वहां किस तरीके से मेक बिलीव वर्ल्ड में रहने वाले लोग भी हैं। लेकिन नजरिया सबका लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नजरिया नहीं लेंगे तो असल में फिर आप गफलत में जीना शुरू कर देंगे। आपको अपनी दुनिया के बारे में समझ होनी चाहिए। जावेद गफ्फारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका रिप्रेजेंटेशन आपको यह बताएगा कि पाकिस्तान में एक बड़े धड़े की सोच क्या है। लेकिन जरा देखिए, बड़ी जंग की तैयारी में है अफगानिस्तान फोर्सेस। लगातार वॉर ट्रेनिंग चल रही है अफगान की सेना की। एडवांस वेपन के साथ ग्राउंड अटैक की तैयारी, बड़ी तैयारी में है अफगानिस्तान फोर्सेस। आप जानते हैं अफगानिस्तान और वहां खासतौर से तालिबान, उनका इतिहास ये रहा है कि उनके सामने कोई टिका नहीं। वो अमेरिका हो, वो ब्रिटिश हो, वो या फिर रहे हो वो रशियन। और एक बार फिर उनकी लड़ाई को बोला जाता है कि उनकी लड़ाई गुरिल्ला वॉर, रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं लेकिन कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम एट्रिशन कैसे देना है अपने दुश्मन को, ये उन्हें आता है। और इसकी तैयारियां वहां जबरदस्त चल रही हैं। इसका मतलब समझिए, ये तो माइक्रो पिक्चर हो गई। मेगा पिक्चर ये है। और आने वाले दिनों की जो कहानी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर की तरफ अब ये खुद भी जाना आने वाले दिनों में इनएविटेबल देख रहे हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि अपरिहार्य बन गया है ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग होगी, फुल स्केल होगी। इसीलिए ये तमाम तैयारियां आप होती हुई यहां देख रहे हैं। पाकिस्तान के करीब अफगान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है। अगली खबर देखिए। पाकिस्तान के करीब अफगानिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन, अफगान के गजनी इलाके में संदिग्ध ड्रोन की जासूसी, पाकिस्तान से सर्विलांस ड्रोन की घुसपैठ का शक। पाकिस्तान की तरफ से अब टोही ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं, जासूसी करने वाले ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं, यह समझा जा रहा है। आपको मालूम होगा कई बार हमारे यहां भी पंजाब के बॉर्डर के पास, राजस्थान के बॉर्डर के पास या फिर एलओसी के पास भी इस तरह के ड्रोन्स देखे गए हैं। और यहां पर भी इन ड्रोन्स का देखा जाना मतलब ये सस्ते चाइनीज ड्रोन्स जो असल में उसको चाइना से मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करता है वो जासूसी और टोह के लिए। ऐसा ही एक जासूसी वाला ड्रोन अफगानिस्तान ने
स्पॉट किया है। जावेद गफ्फारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं अपने शो में। और अगली खबर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान को तालिबान की बड़ी चेतावनी, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की चेतावनी। 1971 की तरह फिर बटेगा पाकिस्तान, तालिबान के सलाहकार खोस्ती की पाकिस्तान को बहुत बड़ी वार्निंग। तालिबान सरकार के सलाहकार हैं और इनका कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान खंड खंड होगा, बांग्लादेश की तरह फिर से होगा पाकिस्तान का विभाजन। 1971 की याद दिलाई, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर को फिर से मजबूर होंगे, खोस्ती ने कहा। अब ये जो बात कही जा रही है, एक्चुअली तो देखा जाए वहां खुद की वहां की सरकार क्या कही है, वहां की आर्मी अपने देश को कई राज्यों में बांटने में लगी हुई है। आप जानते हैं पाकिस्तान वैसे ही कितना बड़ा है, वहां के राज्य पहले ही उनका क्षेत्रफल कितना है। अब उनको और फर्दर डिवाइड करने की बात इसलिए की जा रही है कि हम प्रशासनिक दक्षता और बेहतर बढ़ा पाएंगे, प्रशासनिक दक्षता के लिए नहीं है। उनको भी मालूम है कि आने वाले दिनों में कई राज्य अपनी लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, वो आजाद हो सकते हैं, तो कुछ तो बचे, भागते भूत की लंगोटी तो बचे। इस चक्कर में कई टुकड़े होंगे तो कुछ टुकड़े तो हम बचा पाएंगे, यह वहां जहन में चल रहा है। लेकिन टुकड़े होंगे, अंदर से होंगे, बाहर से होंगे, कैसे होंगे टुकड़े होंगे, देखिए जरा। 1971 की तरह फिर खंड खंड होगा पाकिस्तान। और यह बात अफगानिस्तान की तरफ से कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, यूं ही नहीं दिया गया है। खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के में प्रांतों के बंटवाने की तैयारी से तालिबान अब एक्टिव हो चुका है। उसको भी ये समझ में आने लगा है कि यहां पाकिस्तान का जो मौजूदा डिस्पेंसेशन एक्चुअली वो चाह क्या रहा है। इस जगह पर क्लोज कीजिए ताकि ये दिखाई दे सके दर्शकों को बेहतर। तालिबान पाकिस्तान के लोगों से अपील कर रहा है कि इन सब का, इनका इस मंसूबे का विरोध होना चाहिए। यह बात कही गई है कि इस तरीके से फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में राज्यों को बांटने की तैयारी वहां जो चल रही है, इसका विरोध होना चाहिए। बलूचिस्तान में आज भी ईस्ट बंगाल जैसा गुस्सा है, यह कहा गया जैसा तब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा था और जिसके बाद बांग्लादेश बना था, वैसा ही हाल आज बलूचिस्तान में है। पश्तून मतलब खैबर पख्तूनवा में भी भारी असंतोष है और हर दिनों यह असंतोष और बढ़ता जा रहा है। पहले हल्का खदबदा रहा था, आज उबल रहा है बुरी तरह। अर्थव्यवस्था का दिवालिया होना देश के टूटने का सबसे बड़ा संकेत है। वहां लोगों को रखने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सोचना ही छोड़ दीजिए, रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में लोग ये देखेंगे कि हमारा केवल शोषण हो रहा है, हमको शोषित करके जो खुद को पुष्पित पल्लवित कर रही है वो है वहां की आर्मी। और इसलिए लोगों का गुस्सा हर दिन वहां बढ़ता जा रहा है। सेना का राजनीति में दखल, 1971 जैसा ही पैटर्न एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जब सेना इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि लोगों को यह लगने लगा कि ये तो हम सेना के गुलाम हो गए। और इसीलिए ये तड़पड़ाहट, ये छटपटाहट और बढ़ने लगी। सिंध और कराची में अलगाव की नई लहर देखी जा रही है और इसीलिए वहां पहले जो समझा जा रहा था कि असंतोष है बस कुछ एक पैचेस में है, वो पैचेस धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी फैलता जा रहा है। अल्पसंख्यकों और अलग समूहों का दमन वहां लगातार चल रहा है। अगर आप देखा जाए तो एकमात्र प्रिविलेज्ड पैच आप जिसको कह सकते हैं वो है वहां का पाकिस्तान का पंजाब। बाकी सबको यह समझा जाता है कि उस पंजाब के सूबे की सेवा के लिए बाकी सबका वजूद है और उनका अलग से कोई हैसियत नहीं। और यही बात उनको खल रही है, इसीलिए अलग होने के लिए वो तड़प दिखाई दे रही। अब ये अगर ये स्थितियां हैं, खोस्ती ये कह रहे हैं, तो खोस्ती वो कह रहे हैं जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्ज के काले साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। ये बात समझ में तो वहां भी आ रही होगी, लेकिन बजाय इसके कि इसको एड्रेस किया जाए, मुझे लगता है इन बातों को और इसका फ्लेम और बढ़ाने का काम वहां की आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है दिनेश जी, देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि कोशिश यही है। आसिफ मुनीर का जो पहला बयान था सीडीएफ बनते ही, वो बेसिकली दो देशों को उन्होंने धमकी दी थी। एक हमको तो वो धमकी देते ही रहते हैं और एक अफगानिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी थी। तो वहीं से ही उनका जो रेटरिक है, पाकिस्तान आर्मी का जो रेटरिक है, और पाकिस्तान आर्मी अब सीडीएफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर हो गया था कि आगे जाके कुछ ना कुछ जो है इस तरफ होने वाला है। और देखिए, खबर ये भी आई थी उस टाइम पे जब इनकी बात ट्रंप से हुई थी, आसिफ मुनीर की बात ट्रंप से हुई थी, कि शायद डील में अफगानिस्तान का कोई ना कोई रोल है। इस पूरी डील में जो पाकिस्तान के साथ हुई है उसमें अफगानिस्तान का कोई ना कोई रोल है। और अब बड़ा स्पष्ट हो गया है बाय आक्रामक रुख जो उनका दिख रहा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के थ्रू, कि इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को वीकन करने की, अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी को टेक ओवर करने का प्लान आगे है। अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी को टेक ओवर करने का प्लान आगे है। अगर ऐसा है तो जाहिर है उधर अफगानिस्तान इतने दिनों के बाद तालिबान वहां पर, और अब अगर ये प्लानिंग समझ में आ रही है तो जाहिर है उधर से काउंटर होगा। और इधर तो आग पहले ही लगी हुई है, उधर से पेट्रोल और आएगा। क्या होगा? बलूचिस्तान ने क्या कहा है आपको बताता हूं। F-16 पर बलोच नेता मीर यार बलोच ने ट्रंप को लिखा पत्र, पाकिस्तान को अमेरिकी मदद रोकने की मांग की।
F-16 दिया जाएगा तो बलोचों पर हमला करेगा पाकिस्तान। अपने घर पर बॉम्ब बरसाता है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा खैबर पख्तूनवा में आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई के नाम पर वहां की वायुसेना ने बम बरसाए थे, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। और यही बलोचों को लग रहा है कि हम अपनी बात को लेजिटिमेट तरीके से कह रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे ऊपर बम बरसाए जाएंगे, वायुसेना का इस्तेमाल किया जाएगा, F-16 का इस्तेमाल। और यह बात F-16 को दिए जाते समय अमेरिका ने साफ की थी कि इसका इस्तेमाल किस तरह की परिस्थितियों में पाकिस्तान कर सकता है, किस तरह की परिस्थितियों में नहीं। मीर यार बलोच ने कहा है ट्रंप को चिट्ठी लिखते हुए कि ये बलोचों के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल होगा। और ये सिर्फ मीर यार बलोच ने नहीं कहा है, अफगानिस्तान की तरफ से भी एक सिमिलर एक्सप्रेशन आया है, जहां पर तालिबान ने कहा है कि मत दो F-16 वाली ये मदद, वरना वहां बलोचों के खिलाफ और पश्तूनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब जरा अगली खबर देखिए। अमेरिका के एक्सिम बैंक के चेयरमैन जॉन जोवानोविक की भी बलोच नेता ने चिट्ठी लिखी है। उनको भी एक्सिम बैंक के सर्वा को पाकिस्तान में $1.2 बिलियन निवेश पर आपत्ति जताई। ये पैसा बलोचों पर हो रहे अत्याचार को और बढ़ाएगा, कहा। पाकिस्तानी सेना संसाधन लूट रही है, मीर यार बलोच ने कहा। जनता को कुछ मिलता नहीं है, मीर यार बलोच ने कहा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा, वहां के रिसोर्सेज की लूट होगी। आपका ये इन्वेस्टमेंट वहां के रिसोर्सेज की लूट को और बढ़ाएगा, मीर यार बलोच का कहना है। ये इसमें कुछ भी गलत तो दिखाई नहीं देता है अमिताभ जी। ये तो एक्चुअली ये इतनी साफगोई के साथ ये अमेरिका को बताने की कोशिश है, लेकिन जिस समय जो पट्टी उन्होंने बांध रखी है वो पट्टी खुलेगी क्या इन चिट्ठियों से? देखिए, इन चिट्ठियों से कुछ नहीं होगा। एक चीज तो क्लियर है कि बलोचिस्तान जो सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसका जो एक तरह से मैं कहूँगा कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है इस समय पाकिस्तान का, वो सिर्फ उनके रिसोर्सेज के लिए है और वहाँ की जनता को उससे कुछ नहीं मिलता है। आज से ही नहीं, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से, जब से भारत से अलग हुआ है तब से उनका यही हाल है। और यही नहीं, सीपेक और अब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स वो भी वहाँ आने लगे हैं। और जितने भी रेयर अर्थ और तेल की बात ट्रंप साहब करते थे, उनको देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीपेक कर ही रहा है, अब अमेरिकन भी आ गए हैं। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म देखिए, इसमें पाकिस्तान का भी भला नहीं होगा, क्योंकि जितना एग्रेशन, इकोनॉमिक एग्रेसिवनेस वहां दिखेगा, उतने बलोच वहां से अलग होते जाएंगे। और यही नहीं, बलोच टीटीपी आपने दिखाई दिया, इस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक तरह से जो एक इंस्टेबिलिटी है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इस समय बलोचिस्तान का की जो हाल है उसको देख के यही लग रहा है कि आने वाले दिन खासकर बलोचियों के लिए बड़े डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह के भी पाकिस्तान के नहीं है, उधर से ईरान उनको धक्का देता है। तो कहीं ना कहीं एक कॉमन एजेंडा जो है अमेरिका और चाइना का, एटलीस्ट पाकिस्तान में इस चीज पर हो गया है कि इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न्स आएंगे, वो पाकिस्तानियों को मिलेंगे, सिंधियों को मिलेंगे, पंजाबियों को मिलेंगे। बलोचों को उसी तरह आर्म्स उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन तो सर, ये असंतोष तो अब सिंधियों में भी बढ़ने लगा है। सिंधी भी कह रहे हैं कि हमको हमारा सिंध दो, हमको अलग करो। ये बात तो एक से दूसरी जगह फैलती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रिविलेज्ड है वहां सिवाय पंजाब के। और पंजाब भी जब अकेला बचेगा तो फिर जाहिर है उसका अकेले का वजूद होगा, तो वो भी एक मुक्त देश बनेगा। लेकिन जरा ये खबर देखिए, मीर यार बलोच की अमेरिका से अपील, पाकिस्तानी सेना ISI के संरक्षण में। आतंकी अमेरिकी फंडिंग से चरमपंथ और बढ़ेगा। इससे अमेरिका, भारत, इजराइल, अफगानिस्तान को खतरा। यह निवेश फौरन रद्द किया जाए, मीर यार बलोच ने कहा। सीधे बलोच राष्ट्र से संवाद करें, पाकिस्तान से नहीं। लेकिन जाहिर है ऐसा किया जाना बलोचिस्तान को मान्यता देने जैसा होगा। बलूचिस्तान यहां अपनी तरफ से ये कह रहा है, लेकिन इससे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कोई फर्क पड़े या एक्सिम बैंक इस पर कुछ हिल कर दे, बलोचों की बात मान ले, ऐसा होने वाला नहीं है। संसाधनों की लूट होगी। संसाधनों की लूट असल में संसाधनों का लालच दिखाकर कभी चाइना कभी अमेरिका करेंगे। क्यों किया जाएगा ऐसा? ताकि वहां के जो विद्रोह, अब जाहिर है अगर आप किसी जगह के संसाधनों का लूट करेंगे, उस जमीन से प्यार करने वाले लोग तो उसके खिलाफ शस्त्र तक उठा लेंगे। और ऐसे में आपको जाहिर होगा कि उनको सप्रेस करना पड़ेगा। सप्रेस करने के लिए खुद की ताकत अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो कभी चाइना की कभी अमेरिका की मदद दी जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान का मॉडस ऑपरेंडी यही दिखाई दे रहा है। अब जरा देखिए, ट्रंप से मीर यार बलोच ने जो कहा है, असल में इसका अंदाजा खुद मीर यार बलोच को भी है कि अमेरिका ये बात मान लेगा, कहेगा कि जी आपने बड़ी अच्छी चिट्ठी लिखी, अब हम आपके हिसाब से करेंगे काम। ऐसा नहीं होने वाला।
और ना ही एग्जिम बैंक करेगा, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को इससे मैसेज देने की कोशिश बलूचिस्तान कर रहा है। जरा देखिए ट्रंप से मीर यार बलोच ने क्या कहा है। पाकिस्तान को F-16 दिया तो बलोचों पर हमले करेगा मुनीर। ये F-16 असल में गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे अपने ही नागरिकों के ऊपर। अपने नागरिक कहने के लिए रह गए हैं, अपना नागरिक अगर माना गया होता तो फिर कभी अलग होने के लिए ये तड़प ही ना होती। बलोच नागरिकों पर अत्याचार करता है पाकिस्तान। क्विकली चेंज कीजिए इसको। पाकिस्तान मानवाधिकार का उल्लंघन करता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन में भारत ने भी इस बात से पर्दा हटाया है कि किस तरीके से महिलाओं पर, बच्चों पर, क्रिकेट प्लेयर्स पर हमले किए गए हैं अफगानिस्तान में। मानवाधिकार की मांग ना तो मानवाधिकार सीमा के से लगे हुए अपने पड़ोसियों के साथ ध्यान रखा जा रहा है, और ना ही इमरान देख लीजिए या फिर देख लीजिए बलोचों को। आप देख लीजिए क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। मानवाधिकार किस चिड़िया का नाम है वहां मालूम नहीं। अमेरिका को गलत जानकारी दे रहा है असीम मुनीर। बलोच नेता ने एक तरीके से रेड फ्लैग यहां पर दिखाया है, लेकिन इस समय ट्रंप जिस तरीके के मोह में फंसे हुए हैं, बिल्कुल हालत वही है जो धृतराष्ट्र की थी दुर्योधन के प्रेम में। हथियारों की तकनीक ईरान तक जा सकती है, यह बात भी कही गई है। शायद इस बात से अमेरिका को फर्क पड़े, इसलिए इस बात को भी फ्लैग किया गया है। F-16 को अपग्रेड करने से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान अपने मित्रों के पास जाऊं जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, पहले आपसे कार्तिकेय सर, ये F-16 इसको अपग्रेड किया जाना आपके हिसाब से इसके रेमिफिकेशंस क्या दिखाई देते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो 686 मिलियन का जो पैकेज है, जो F-16 और MIDE करके जो कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है, उसमें 2 डिवीजन हैं। दैट मीन्स कि करीब 620 से 640 मिलियन डॉलर का पैकेज जो है वो रिफर्बिशमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ F-16 के लिए है, जिसमें लॉजिस्टिक्स चेन्स हैं, इक्विपमेंट है, मेंटेनेंस स्पेयर्स वगैरह हैं। और जो करीब 40 मिलियन डॉलर है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और एनहांसमेंट्स के लिए है। तो अगर हम, और उसमें कुछ वेपन्स भी हैं जो एक्चुअली इनर्ट वेपन्स हैं, ट्रेनिंग वेपन्स जो यूज़ होते हैं। तो टैक्टिकली यानी कि फ़ौज की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें जो पाकिस्तान में सिंदूर में जो हवाई जहाज़ क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको रिपेयर करने की क्षमता इस पैकेज में होगी। और जैसा कि मैंने एक और बारी डिस्कस करते हुए कहा था कि जब छोटे डैमेज वाले 7-8 हवाई जहाज होते हैं तो उनको आप रिकवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं, यदि आपके पास प्रॉपर लॉजिस्टिक सप्लाई की चेन हो, इक्विपमेंट की चेन हो, मेंटेनेंस के लिए आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट्स आते रहें, तो आप हवाई जहाज़ों को वापस खड़ा कर सकते हैं। तो अब इसका इम्प्लीकेशन डायरेक्टली दो तरीके से है कि उनकी जो F-16 की जो क्षमता कम हो गई थी 75 से, आप लगा लीजिए कि कम से कम, मुझे तो लग रहा है कि इसमें अपग्रेडेशन कम, रिपेयर ज्यादा होने वाला है जो आप बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जहां पर ब्रह्मोस मारा, आप जानते हैं, वो उनमें से कई एयरबेसेस थे और वहां से उड़े भी नहीं थे F-16, वहां हैंगर में खड़े हुए थे और वहीं खड़े खड़े उनका काम हो गया था। आज तक कई जगहों पर कनातें लगी हुई हैं, कई जगहों पर हरे पर्दे और अंदर रिपेयर करने का काम चल रहा है। अमेरिका ने कहा यह कहना ठीक नहीं होगा, रिपेयर के लिए पैसे दे रहे हैं, इसलिए अपग्रेड करना एक बेहतर वर्जन लग रहा है, तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी। शायद ये इसलिए किया गया। अब अपनी करेंसी बनाने की तैयारी में है बलूचिस्तान, खुद का ट्रेड सेंटर भी बनाने वाला है बलूचिस्तान। वीजा सिस्टम और पासपोर्ट बनाए जाने की भी, मतलब अपना पूरा सिस्टम एज अ कंट्री डेवलप करने की तैयारी उन्होंने अब से कुछ असल में आज ही यह ऐलान भी किया है कि हमने अपना राष्ट्रगान भी पूरे साजों के साथ, सब साज बजाते हुए, कैसा होगा वो आपके कंट्री के झंडा बरदार रहते हुए क्या क्या हो रहा है। जावेद गफ्फारी को आवाज मिल रही है क्या मेरी? जावेद गफ्फारी को मेरी आवाज जाना इंश्योर कीजिए प्लीज। और मैं जहांगीर साहब आपके पास आ रहा हूं, ये इस तरीके से सप्रेस किया जाना, पीओके से संसाधनों की लूट, बलूचिस्तान से संसाधनों की लूट, ये संसाधनों की लूट उस जगह के लोगों को यह महसूस कराती है कि देखिए हमारा जिस पर हक है उस सब की लूट हो रही। कभी चाइना कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, और ये सब करवा रहे हैं वहां के पंजाब में रहने वाले उस माइंडसेट के लोग जिनको असल में अपने मादरे वतन से कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि अब अलग हो। अब ये बलूचिस्तान तो बहुत आगे बढ़ गया। अच्छा दिनेश, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और आई एम रियली थैंकफुल कि मैं आपकी चीजों को काफी जगह पे फॉलो भी अपने आर्टिकल ऐसे इसमें तो शायद आप एक भूल रहे हैं, वो ये कि मैंने कहीं नागालैंड का, मैंने कहीं गोरखालैंड का, मैंने कहीं बोधा मूवमेंट का, मैंने कहीं जो है आपकी रेड फोर्ट जो है
नक्सली जिसको कहते हैं, वो मैंने कभी भी पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पे ऐसे डिस्कस नहीं किया। देखें, जहां पे भी नॉन स्टेट एक्टर होते हैं, जहां पे भी ये थोड़ी बहुत चीजें होती है, तो उनको कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो हमारे जो है दुश्मन देश हैं जिसको आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया स्टिल इन वार कंडीशन में है। ये मैं नहीं कह रहा, एज ए जहांगीर नहीं कह रहा, लेकिन आपका जो मंत्री है, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो मैं तो इसको अपने छोटे से ओपिनियन में ये लूंगा कि इस चीज को आप हवा दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान और केपी के, आई डोंट थिंक से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, लेकिन वो जैसे बीजेपी का और आपके कांग्रेस का हो सकता है, या जो आम आदमी पार्टी है उसका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को लेके हम एक चीज को हाईलाइट करें कि यहाँ पे बिल्कुल तो सेपरेट हो गए, करेंसी भी बन रही है। पहले मैं आपको सिर्फ चंद मुट्ठी भर जब लोग। आप बोल रहे थे तो मैं सुनता गया, क्योंकि ओपिनियन को पूरा पहले सुनना चाहिए। लेकिन अब आप जो ये जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, जो एनालॉजी दे रहे हैं, ये वैसा ही है जैसे चौक और चीज को कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों सफेद दिखते हैं, दोनों रंग सफेद है, इसलिए कंपेयर कर दो। यहां वाली जिन समस्याओं का, वो नक्सली समस्या का जिक्र कर रहे हो आप, या आप नहीं एक सेकंड, उनका, और यहां आपके यहां पर पूरे बलूचिस्तान का लगातार, आज से नहीं, न जाने कब से ये आजादी के लिए तड़प, खैबर पख्तूनवा में ये कहना कि हमको अपना समझा ही नहीं जाता, ये साहब ये वैसा ही है जैसे आप केवल इसलिए क्योंकि चौक और चीज का कलर एक जैसा है, दोनों को एक जैसा करके कंपेयर कर दें। आपको ये सूट करता है और आप वहां बैठे हुए शायद ये करेंगे तो ही आप महफूज भी रहेंगे, ये बात भी मैं समझता हूं। लेकिन आपको ये क्या दिखाई देता है कि वहां के लोग, जिन लोगों को यह लगता है कि उनको पराया किया जाता है, उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता, उनको मेन स्ट्रीम में समझा नहीं जाता, उनको कभी मेन स्ट्रीम में लाने की, अपने साथ लाने के का वाला कॉन्फिडेंस देने की कोशिश आप लोगों ने की हो? सर, इमरान खान वही खैबर पख्तूनवा से आते हैं, आप जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वहां का सीएम तक जाता है, मार मार के बाल पकड़ के घसीट के मारा जाता है। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं? मेरी बात गणेश, मेरी बात सुन ले। ये जो अभी आपके साथ जहांगीर कलोड़ो बात कर रहा है ना, वो बाय बर्थ सिंधी है, जिसको आप कह रहे थे सिंध और कराची, वो बाय बर्थ सिंधी है, सिंधी स्पीकिंग है, ठीक है। और वो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि 1965 में हमारी फैमिली बीकानेर से सिंध में मूव हुई थी, जो जैसलमेर से। तो ये मैं आपको वो बता रहा है, एक जो है जिसको आप मुहाजिर भी कह ले आपकी ज़बान में, वो कह रहा है, कोई आपको वो दोहरा यहाँ पे नहीं है। आपको लगता है सर कि आपको लगता है कि सिंधियों को भी, क्या पूरे सिंधी भी वहां अपने आप को मेन स्ट्रीम में पाते हैं? वहां के पंजाबियों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या आप लोगों को वो ट्रीटमेंट मिल रहा है और आप संतुष्ट हैं क्या सर? आप जरा नहीं, मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जरा इसकी जवाब जुटाइए, मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान के 12 टुकड़ों के संदर्भ में बात क्यों हो रही है, जरा ये देखिए, कहां कहां पर टुकड़े होंगे, जरा ये भी देखिए, किन किन जगहों पर। और ये दलील देते हुए वहां पर कहा जा रहा है कि इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज बेटर होंगी, हम एक जगह को और बेहतर तरीके से गवर्न कर पाएंगे या सप्रेस कर पाएंगे वहां की आवाजों को। खैर देखिए, कहा यह जा रहा है कि पंजाब जो है इनका सूबा, उसको उत्तर पंजाब में बांट देंगे, मध्य पंजाब में और दक्षिण पंजाब में बांट देंगे। इसी तरीके से इनका जो सिंध है, जहां से जहांगीर बोलहोरो आते हैं, कराची का सिंध, मध्य कराची मतलब कोस्टल सिंध, मध्य सिंध और ऊपर वाला सिंध, ऊपरला सिंध, इन हिस्सों में इसको बांट दिया जाएगा। खैबर पख्तूनवा को उत्तरी खैबर में बांट दिया जाएगा, दक्षिणी खैबर में बांट दिया जाएगा, और आदिवासी खैबर मतलब ये फाटा वाला जो इलाका है वो उसको उसमें एक अलग तकसीम कर दिया जाएगा। और बलूचिस्तान को इसी तरीके से पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान में बांट दिया जाएगा। क्या प्रोफेसर अमिताभ, इनको यह समझ में आ रहा है कि वो खैबर पख्तूनवा हो या असल में ये इनका बलूचिस्तान हो? क्या वहां कुछ एक पैचेस ऐसे हैं जिनसे इनके गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है? देखिए, सिंध में एक बहुत पुराना मूवमेंट चला आ रहा है, ये सिंध मूवमेंट, और हम सब जानते हैं कितनी आगे तक बढ़ गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हम देख ही रहे हैं किस तरह से पश्तून जो हैं वो एक दूसरे पश्तून यानी अफगानिस्तान के पश्तून के साथ मिलकर एक नए प्रांत की बात कर रहे हैं या मर्जर की बात कर रहे हैं। और अब रहा पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जो बिजनेस वाइज, मिलिट्री वाइज, ब्यूरोक्रेसी वाइज और पॉलिटिशियंस वाइज या पॉलिटिक्स वाइज डोमिनेट करता है पूरे पंजाब में। तो इतने जो आप टुकड़े दिखा रहे हैं उसमें सत्यता तो है। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड है और एलिट ड्रिवन है, यानी अभिजात वर्ग वहां शासन करता है।
उसके चलते आज भी जमींदारी वहां, हमारे यहाँ जमींदारी तो खत्म ही हो गई थी। तो पूरे पाकिस्तान में आज के दिन डिविजन्स के ट्रेड बहुत ज्यादा हैं, और जितने भी 12 प्रांत, मैं तो कह रहा हूं 12 से भी ज्यादा होंगे अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती गई। बलोचिस्तान को ही अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, बलोचिस्तान में आज से सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चला आ रहा है, अभी वो इंटेंसिफाई हुआ है, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद। और वहां भी आप देखेंगे कि जितने भी बलोच हैं वो किसी ना किसी तरह, जो ईरान के बलोचिस्तान है उनके साथ भी एक उनका तालमेल है। तो पूरा पाकिस्तान इस समय इंस्टेबिलिटी के दौर पे से गुजर रहा है। दुनिया में ये प्रोजेक्शन है, या पाकिस्तान ये करना चाहता कि हम बहुत पावरफुल स्टेट हैं, F-16 को हमने रिपेयर करा लिया है मान लीजिए, या फिर चाइना से सपोर्ट लिया, इसके चलते हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है प्रोफेसर अमिताभ कि जब आपका वो हिस्सा जो बाकी जगहों को गवर्न कर रहा है, जब वो भेदभाव करने लगेगा और जब उनके बीच में विषमताएं बढ़ती जाएंगी, तो हर एक टुकड़ा एक तरीके से अलग होने वाला बनता जाएगा। ये बात जावेद गफ्फारी के पास लेकर जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान से तनाव के बीच में पाकिस्तानी पीएम की एक अपील देखिए। दुनिया को तालिबान पर दबाव बनाने के लिए कहा शहबाज शरीफ ने, आतंकियों पर कार्रवाई करे तालिबान। शहबाज शरीफ ने कहा तालिबान के साथ हुआ सीजफायर अभी कमजोर है। जब इधर से बात कही जा रही है तो उधर मैंने आपको पहली दो खबरों में ही यह दिखाया था कि किस तरीके से अफगानिस्तान में वॉर ड्रिल्स बढ़ गई हैं, वॉर के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं वहां के सोल्जर्स। जरा इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा में वापस आता हूं। जावेद गफ्फारी है जो बड़ी नफीस सी अंग्रेजी में इन्होंने अभी लतीफा सुनाया, दूसरों को टेररिस्ट बताया और अपने आप को ये जो अभी टेररिज्म का सताया हुआ बताया जा रहा है, आप इसको कैसे लेते हैं? दिनेश गौतम, मैं इसको तो जैसे भी लेता हूं, लेकिन आज आप और मैं आमने सामने हैं तो मैं एक बात मेमोरी अपनी वो करना चाहता हूं, रिवाइव करना चाहता हूं। दिनेश गौतम बैठे हुए थे टीवी 9 पर और वो प्रोग्राम कर रहे थे और वो कर रहे थे इंटरव्यू उस लीडर का जो तालिबान अभी हुकूमत है, और दिनेश गौतम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे और वो नापसंद करते थे कि ये रिजीम जो चेंज हुआ है ये रिजीम चेंज हो, और जावेद गफ्फारी उस वक्त बैठ के प्रोटेक्ट कर रहा था कि ये जो रिजीम है चेंज होने दें, इससे बेटरमेंट आएगी। आज आपकी पोजीशन है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज वाले रिजीम को, और मैं अगेंस्ट हूं इस रिजीम के, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हालात बना दिए हैं, जो चाहे आपका पीछे आप दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं, कि हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपने ये दूसरी बार जिक्र किया है जावेद गफ्फारी। आप जब पहली बार मर्तबा जुड़े थे तब भी आपने ये बात कही थी, आज फिर से कह रहे हैं सिंध से बहुत सारा पानी बह गया। आप ये बताइए टेररिज्म को लेकर ये जो बात कही जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से कि तालिबान जो है वो आतंकवाद से लड़ने में मदद करे, आतंकवादियों को पनपाए नहीं, और कह कौन रहे हैं ये? शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इससे बड़ा आज की तारीख का कोई लतीफा है तो सुना दीजिए। उसकी एक रीजन है ना दिनेश जी, हमारे यहाँ हालात खराब करने में अफगानिस्तान के वो जो लोग हैं जो वहां से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनका किरदार है। आप देखें रोजाना ऑपरेशन जारी है, एक दिन में हम कम से कम 40 ऑपरेशन करते हैं। अभी जो ताजा रिपोर्ट है ना उसमें 40 वो जो ऑपरेशन है वो हम कर रहे हैं इन्हीं लोगों के खिलाफ जो कि वहां से आते हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे दहशतगर्दी करते हैं। यहाँ के जो सहूलत खार हैं वो उनको सहूलत देते हैं, और हमारे जो वजीर आजम है वो यही कह रहे हैं कि आप इंसान बने और हमें कम से कम बदअमनी में ना लेके जाएं। अब वो जिस तरह भी कर रहे हैं, आपको वो लतीफा लग रहा है या एक प्राइम मिनिस्टर की बात लग रही है, ये आपके ऊपर है, बट वी वांट पीस। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें पीस मिलना चाहिए, हमारी आवाम बदअमनी से निकले। एक बात बताइए जावेद गफ्फारी, एक बात बताइए, वो उसी दीन को मानने वाले, उसी धर्म को, मजहब को मानने वाले लोग हैं। पहलगाम में तो ये पूछा गया कि कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं, नहीं पढ़ पाते हो तो गोली मार दी गई, लेकिन वो तो कलमा भी पढ़ते हैं। तो सब कुछ इतना एक जैसा होने के बावजूद इतने 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 भेद क्यों आ गए? आप जिनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, गुलामी की जंजीरें टूट गई, अफगानिस्तान की तालिबान आ गए, आज उन तालिबान के सामने आप लोगों के बीच में इतनी विषमताएं क्यों हैं? यही तो मसला है ना। आप तो कलमे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान के अंदर आईडी कार्ड देख के भी कत्ल किया जाता था। आपको याद होगा अभी कुछ 3 माह हुए हैं तकरीबन, तो एक बस से तमाम पंजाबियों को निकाला गया जिनके पास आईडी कार्ड पंजाब के थे, उनको कत्ल किया गया। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये भी तुर्बत का वाक़या है। अब बात है कलमे की, तो कलमा तो आपके पास हमारे से डबल लोग हैं वहां पर जो इंडिया में बैठे हुए हैं जो कलमा पढ़ते हैं। वो मजहब को बुनियाद बनाकर कत्ल किया जा सकता है क्या किसी को? ये एक बड़ी अलग बहस है, इस पर कहीं कभी और जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मजहब से चीजें, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाने वाली थी
तो तब तो उस तरफ समस्या नहीं होना चाहिए था। दोनों ही तरफ एक जैसी मान्यता वाले लोग हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। और फिर टीटीपी ये क्यों कह रहा है कि तुम तो अलग मुल्क इसलिए बने थे कि तुम दीन की राह पर चलने वाले थे। एक्चुअली तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम तमाम वो काम कर रहे हो जो किताब के हिसाब से सही नहीं है, जो दीन के हिसाब से सही नहीं है, और इसीलिए वो चुनते हैं और मारते हैं और कहते हैं कि यहां पर तो हम शरिया लगाएंगे। अब जरा आगे चलता हूं और अगली बात करता हूं, आता हूं। पाकिस्तान तालिबान संघर्ष में ईरान की एंट्री। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में सुलह की कोशिश। ईरान में मिलेंगे पाकिस्तान और तालिबान के अधिकारी। 16 और 17 दिसंबर को पाकिस्तान तालिबान की मीटिंग। रूस और चीन भी मीटिंग में हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान तालिबान मीटिंग पर स्पुतनिक की रिपोर्ट ये कहती है कि रूस और चीन भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर देखिए जरा, पाकिस्तानी पीएम की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती। हालांकि अब उनको इतनी आदत हो गई कि उनको बेइज्जती लगनी बंद हो गई है, लेकिन यह खबर देख लीजिए फिर भी। पुतिन से मिलने के लिए बेचैन दिखाई दे रहे हैं शहबाज। 40 मिनट तक शहबाज ने पुतिन का इंतजार किया। एर्दोगन के साथ मीटिंग कर रहे थे पुतिन। 40 मिनट के इंतजार के बाद जबरदस्ती मीटिंग में घुस गए। यार, कम से कम एक पीएम को अपनी डिग्निटी के हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान के हैं, नेम से एक हैं, कठपुतली हैं, लेकिन पीएम तो कहलाते हैं। जबरदस्ती मीटिंग में घुस गए शहबाज शरीफ। यानी पुतिन शहबाज शरीफ से मिलना नहीं चाह रहे थे। तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के सम्मेलन में पहुंचे हैं पुतिन। शहबाज शरीफ को इंतजार कराकर पुतिन ने दिया साफ मैसेज। भारत यात्रा के बाद पुतिन ने पाकिस्तान को आतंकी देश भी कहा था, और यह भी कहा था कि आतंक की जड़ें एक जगह हैं। यह भी कहा था कि तालिबान खुद आतंक से लड़ रहा है। अब ऐसे में जावेद गफ्फारी का जरा रिएक्शन लेता हूं। जावेद गफ्फारी, देख रहे हैं खबर आप? ये बिल्कुल मैं खबर देख रहा हूं, और बाद में प्यूटन से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात को भी हमने कवर किया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वहां पर उनसे जो प्यूटन से बात की, उसके अंदर ऑब्वियसली उन्होंने यही कहा होगा कि आप हमारे मुल्क में आए, हम आपके मुल्क में जाते हैं। और हर प्राइम मिनिस्टर का जो अरे जावेद गफ्फारी, मैं आपके मान लीजिए आपके घर के आसपास आऊं, आपसे मिलने के लिए पहले तो मैं जुगत लगाता रहूं, 40 मिनट बैठा रहूं दरवाजे के बाहर, और फिर आप दरवाजा ना खोलें तो मैं जबरदस्ती ठेल के घुस जाऊं, तो क्या करेंगे आप? भगा देंगे क्या? बोलेंगे हाँ भाई बताओ क्या है यार, इतनी देर से पीछे क्यों पड़े हो? देखिए, ये सफारती मामलात हैं। इसमें हम दो जो कौमें हैं, हम मिलना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश हो सकती है, उनकी भी ऑब्वियसली ख्वाहिश होगी, लेकिन इसके अंदर हम इसको 40 मिनट के साथ जोड़ें, या फिर उसके अंदर कामयाब मीटिंग हो गई, उसके अंदर उन्होंने बात कर ली, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। हम हर मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर, इवन मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। हमारा बॉर्डर एक है, हम चाहते हैं कि हम आपके पास आए, आप हमारे पास आए। बिलीव मी, कारोबार करें, हम मिलकर काम करें, हम तरक्की करें। हम दुनिया के किस नुक्कड़ में बैठे हुए जो आपस में लड़ने पे लगे रहते हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए। हम की बात कह रहे हैं आप, वो पूरी दुनिया के एक काम कीजिए, आज से जावेद गफ्फारी, बहुत बढ़िया बात है। और मैं पर्सनली आपसे गले मिलने के लिए पाकिस्तान तक पैदल चलकर आऊंगा। आज मैं यहां मुनादी कर रहा हूं, बस आप दाऊद को, हाफिज को यहां भिजवा दीजिए, आप उनको भेजिए यहां को। हाफिज को आप जानते हैं, आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया में भी तो यही वाले लोग हैं जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। वहां पर क्या नहीं, मुसलमानों को कत्ल किया जाता, करना ना पड़े, सिखों का कत्ल नहीं होता, वहां पर भाईचारे के लिए कुछ करना ना पड़े। हाफिज सईद को इधर भिजवा दीजिए, दाऊद को भिजवा दीजिए। मैं पैदल बल्कि पैरों में कुछ पहने बगैर आपके पास आऊंगा जहां पर होंगे पाकिस्तान में, और गले मिलूंगा आपसे। ये ऐसे उम्मीदों पर नहीं चला करती हैं बातें, कि बातें कुछ और हों और किया कुछ और जाए ग्राउंड पे। यदि ये भारत में होता तो डेफिनेटली इस बात पे बहुत बुरी चर्चा होती है। और लेकिन ऐसा किया क्यों होगा इन्होंने? ये इसके पीछे इनकी मंशा क्या होगी प्रोफेसर अमिताभ, अगले 15 सेकंड में? मुझे लग रहा है कि ये उनके फील्ड मार्शल साहब को भी साथ लाना चाह रहे होंगे, वो आए नहीं इसलिए बाहर बैठाए रखा। यही ट्रंप के साथ हुआ था, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये एक स्टेट लेवल के, प्राइम मिनिस्टर लेवल के आदमी का ये तिरस्कार है। आपको याद होगा, ये तिरस्कार इसलिए है क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, वरना कौन नहीं होगा जो पीएम को अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो उनको स्वागत करके आएगा, कहेगा कि आइए मिलिए आप। लेकिन यहां देखिए, अगर इनको बुलाकर फिर कहा जाए ना कि आप निकल जाइए। कभी बहुत बहुत धन्यवाद जावेद गफ्फारी और जहांगीर कालाहोरो, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।